हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एमटीपी सीरीज़ 1 सीए फाउंडेशन मैथ्स। दोस्तों, ये सीरीज़ जो है ये मार्च 2021 की है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, एमटीपी सॉल्यूशंस एमटीपी जो होते हैं वो सीए फाउंडेशन मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार इनको सॉल्व जरूर करना चाहिए हमको एग्जाम देने से पहले। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है वो पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8 एंड 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, द रेशियो बिकम्स 8:9। द नंबर्स आर। दोस्तों, दिया हुआ है कि नंबर्स का जो रेशियो है 7:8 है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ऑप्शन से कर लेते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या है दोस्तों? 8:9, 7:8, 7:8 और 8:9। तो ये तो दोस्तों हट गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 7:8, 7:8। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें 3 ऐड करें तो ये 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो ये तो 8:9 नहीं है। इसमें अगर हम 3 ऐड करें तो ये 24:27 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 8:9 है। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों ये। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7:8 में तो हम इनको लिख सकते हैं 7x और दूसरा नंबर हो गया 8x। ठीक है, तो 7x में 3 ऐड किया, 7x + 3, 8x + 3 इज इक्वल टू 8/9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 63x + 27 इज इक्वल टू 64x + 24। ये हो गया x इज इक्वल टू 3। ठीक दोस्तों, तो आपका पहला नंबर हो गया 3 7 21, 24। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया आपका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। दोस्तों, हमको ये देखना है कौन कौन से नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। पहला देखते हैं दोस्तों, 6/8 का रेशियो हो गया 2 3 6, 2 4 8, 3:4 में। और दूसरा नंबर जो है दोस्तों 5:7 में। तो ये तो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो वैसे तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। जैसे अभी देख लीजिए 7 और 3, ये हो गया दोस्तों 2 7 14, 2 0। ये भी 7:3 में दोस्तों प्रोपोर्शन में। इसको आप देख लीजिए, ये हो गया 9 2 18, 2:3 में। और ये भी 2:3 में, 6 2 6 3। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि और ये भी सेम रेशियो में, ये भी आप चेक करेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। केवल ये एक नंबर है जो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों, x² + y² इज इक्वल टू 7xy। देन हमको log 1/3 x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए x² + y² इज इक्वल टू 7xy। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7xy। ये हो गया दोस्तों x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9xy। और अगर आप स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर हटा के इधर रूट लग जाएगा और ये हो गया 3√xy। ठीक है दोस्तों, अब हमें x + y की वैल्यू मिल गई। इस x + y की वैल्यू को दोस्तों यहाँ रखना है। ये हो गया 1/3 3 रूट में x + y। ठीक है दोस्तों, xy, ये log साथ में रहेगा। ठीक है दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 लॉग में आगे आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 log xy। ठीक है, log xy मल्टीप्लिकेशन में है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 log x + log y। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हमको सॉल्व करना है इसको, इस फॉर्मेट को जो दिया हुआ है। इसमें 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n चारों में है। तो 2 की पावर n को हम ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। 2 की पावर n कॉमन लिया तो यह बन गया 1 + 1/2। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n/2 की पावर 1।
ठीक है दोस्तों। इसी तरह नीचे हो गया 2 की पावर n को कॉमन लिया तो यहाँ बन गया 2 - 1, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, ऊपर बन गया 3/2, नीचे बन गया 1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दिया हुआ है इफ 3 to the power x = 5 to the power y = 75 to the power z, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? या तो आप एक एक ऑप्शन चेक करने बैठेंगे। कैसे? हम लिख सकते हैं 3 to the power x = 5 to the power y = 75 to the power z = k। 3 की पावर x = k, 3 = k to the power 1/x। ठीक है, या तो अब यहां से x की वैल्यू निकालें, फिर दूसरे से y की वैल्यू निकालें और तीसरे से z की वैल्यू निकालें। इन तीनों की वैल्यू जो आएंगी उनको चारों इक्वेशंस में पुट करके देखें तो सॉल्व करें। लेकिन यहाँ दोस्तों ऑप्शन सेटिस्फाई कराना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, हमको सॉल्व करना है। तो हमने लिख दिया 3 = k to the power 1/x। इसी तरह दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 to the power y = k, और इसको लिख सकते हैं 5 = k to the power 1/y। ठीक है, अब आता है 75 to the power z = k। 75 को लिख सकते हैं हम 3 × 5 × 5, 25 से 75 होता है, 5 5 5 3 मल्टीपल हो गए, दी पावर z = k। अब हम 3 को लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं k की पावर 1/x। 5 को लिख सकते हैं k की पावर 1/y, तो लिख सकते हैं k की पावर 1/y। ठीक है, और जो z है उसको अपोजिट साइड में लिख देते हैं k की पावर 1/z। ठीक है, अभी दोस्तों ये दोनों सेम बेस में है, तीनों ही सेम बेस में है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा k to the power 1/x + 2/y। ठीक है, ये दोनों y है तो ये 2/y हो गया, = k to the power 1/z। दोनों बेस सेम है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/x + 2/y = 1/z। ये दोस्तों सॉल्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का। ठीक है, और ये कौन से में मैच कर रहा है दोस्तों? ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी स्टेप्स में तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, आपने कई बार सॉल्व किया होगा। इसमें दोस्तों हम लिख सकते हैं y = √6 + √6 हमको कहा गया है कि हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y यहाँ दिया नहीं था, हमने मान लिया, इसको हमने y बोल दिया और हमको y फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये इन्फिनिट तक जा रहा है तो इसमें से इस पार्ट को निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं y = √6 + y। इन्फिनिट तक है ना, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। y² = 6 + y। दोस्तों एक क्वाड्रेटिक बन गया है, y² - 6 - y = 0। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सॉल्यूशन भी होंगे। ठीक है, तो हमको तो एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक तरीका है, आप चारों ऑप्शंस को इसमें सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, जो इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वो इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरा तरीका है हम इसको हमारे फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। हमारा फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ -b में -1 आ जाएगा तो ये हो गया 1 ± √1 प्लस में 4 × 6 = 24 अपॉन में 2, ये हो गया 1 ± 24 और 1 25, 25 का रूट हो गया 5 डिवाइड में 2, 5 और 1 6 3 -5 और 1 -4 -2। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + k = 0 इज 2, देन वैल्यू ऑफ k विल बी। दोस्तों हमको एक रूट दिया हुआ है, हमको दूसरा रूट निकालना है। हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा + बीटा = -b/a। या -b क्या है दोस्तों? -3 हो जाएगा, -3 3। अल्फा + बीटा हमको 3 दिया हुआ है, हमको एक रूट दिया हुआ है दोस्तों 2। मान लीजिए अल्फा 2 है तो बीटा हो गया 3 - 2 = 1।
बीटा 1 है। दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, ठीक है। अल्फा कितना है दोस्तों, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, तो 2 इज इक्वल टू के। बहुत ही सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है बट कॉन्सेप्ट सिंपल है एकदम। कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। अरिथमेटिक मीन दिया दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो गया 25। तो हमें बोला गया है कि हमें इक्वेशन बतानी है। उसने इक्वेशन का सीधा सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 16x प्लस अल्फा बीटा 25 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। देख लीजिए दोस्तों कौन सा मैच कर रहा है, मेरे ख्याल से ये मैच कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको दिया गया दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है दोस्तों। ये इसके कंपोनेंट है कुछ भी, मान लीजिए इसमें m रोज है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड m, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू 1। इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो एक ऐसी मैट्रिक्स आएगी दोस्तों, और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू m। तो ये क्या होगी दोस्तों, एक रो मैट्रिक्स हो गई, सिंपल है। नेक्स्ट दोस्तों, हमको दो मैट्रिक्स दी, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा दोस्तों, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। हमारे में फोर्थ आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फोर्थ आएगा, इसको इससे आप करेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये है, ये आपका ऑप्शन हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको पूछा गया दोस्तों कि इस इनइक्वलिटी का, ये आपको एक इनइक्वलिटी दी है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। 5 माइनस 2x डिवाइडेड में 3 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5। दोस्तों इधर एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस 2x डिवाइडेड में 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 अपॉन 6, ठीक है दोस्तों। 6 को इधर ले जाइए तो हो जाएगा 6 अपॉन 3, 5 माइनस 2x इज लेस देन x माइनस 30, 2 हो गया, 2 5 इज 10 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। x को एक तरफ रख लीजिए, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाइए, तो ये 4x से उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 30 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 40 इज लेस देन इक्वल टू 5x। 5 से गया 8 टाइम्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है दोस्तों। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है दोस्तों। ये सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, बस इनइक्वलिटी को लगा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वाइल ए फ्रेश वन 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली। जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, और जो फ्रेश वन है वो 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है डेली। बट द एम्प्लॉयर जो जिसने उनको काम पे रखा है, वो क्या चाहता है कि कम से कम 30 यूनिट का वर्क एक दिन आए, कम से कम 30 यूनिट का वर्क एक दिन आए। मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से ज़्यादा हो सकता है, बट 30 तो आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या चाहते हैं कि मेरे पास जो आदमी है, माना मेरे पास x एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ठीक है, और y जो है फ्रेश आदमी है, ठीक है। x एक्सपीरियंस है, एक आदमी 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, तो x आदमी कितना करेंगे 5x यूनिट्स। एक आदमी फ्रेश वाला है जो 3 यूनिट्स वर्क करता है, तो y पर्सन कितना करेंगे 3y यूनिट्स। इन दोनों का सम जो है दोस्तों 30 से कम नहीं होना चाहिए, तो 5x प्लस 3y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। यही हमको बोलना चाह रहा है इस लैंग्वेज के माध्यम से दोस्तों। 5x प्लस 3y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। देख लीजिए दोस्तों कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए क्या बोलता है कि 8,000 बिकम्स 10,000 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट दैट विल बिकम दिस। मतलब
प्रिंसिपल पूछा है इस वाले में, लेकिन हमको रेट पता नहीं है, तो पहले हमको रेट निकालनी पड़ेगी। दोस्तों 8000 10,000 बन गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2000 का, मतलब 2000 इंटरेस्ट हो गया, इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाई आर इंटू 2। ठीक है दोस्तों, 2 से कट गया 2 से कट गया ये, तो ये आर है, आर इज इक्वल टू 1/8। दोस्तों 1/8 तो इसकी वैल्यू हो गई, अगर परसेंटेज में निकाले तो इसको हम 100 कर देते हैं, तो ये आर इज इक्वल टू हो गया 100/8%, हो गया 12.5%। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास रेट आ गई है। अब हमको ये निकालना है कि जो अमाउंट है, कितना अमाउंट 6875 बन जाएगा, मतलब 6875 है जो टोटल वैल्यू है दोस्तों, टोटल वैल्यू। तो 6875 माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 12.5/100 इंटू 3, यही बन गया ना दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, पी को इधर ले जाते हैं, और ये हो गया 6875 इज इक्वल टू, यहाँ हमने पी कॉमन ले लिया, हो गया 1 प्लस 125 3 जा कितना होता है दोस्तों 375। ठीक है, ये एक जीरो नीचे लगा दी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.375। ठीक है, हम 0.375 लिख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा 6875 डिवाइडेड में 1.375, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1375 है, ऊपर 6875 है। डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, कितना आता है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, ये हो गया 5000 रुपये। कैलकुलेटर आपके पास है, आप यूज़ कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम विद रुपीज दिस। हमको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि उसी सम पर 2 years में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 5% पर एनम पर। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 माइनस पी, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस 3 PR बाई 100 इज इक्वल टू 228.75। ये क्वेश्चन ने बोला है दोस्तों। यहाँ पे R 5 है और P हमको पता नहीं है, तो चलिए दोस्तों R की वैल्यू रख लेते हैं। पहले P कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, P पूरे में से कॉमन आ गया, ये हो गया। R हमारा 5 है तो ये गया 0.05, 1.05 की पावर 3 माइनस 1 माइनस, यहाँ भी R 5 है तो 3 पंजे 15, ये हो गया 0.15 इज इक्वल टू 228.75। इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.05 का क्यूब निकालिए दोस्तों, कितना आता है, वो आता है 1.157625 माइनस 1 माइनस 0.15। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें से इनको माइनस किया तो ये बन गया हमारा P इज इक्वल टू 228.75 डिवाइड में, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन गया 0.007625। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, 30,000। ठीक है दोस्तों, आपको यकीन नहीं है तो चेक करके बता दें, आप चेक कर लीजिए खुद ही, 30,000 आ जाएगा दोस्तों। आपके पास P आ गया दोस्तों। अब P आपके पास आ गया तो आपको क्या करना है, इस P पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, 30,000 1.05 का स्क्वायर माइनस 30,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका
3075। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया गया ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, मतलब ये पी था, 2p हो गया 10 साल में, कितना इंटरेस्ट मिल गया p। अभी बोलता है नंबर ऑफ ईयर्स इट विल ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब 2p था तो उसमें 10 साल में p मिल गया, तो अगले 10 साल में p मिल जाएगा, 3p हो गया। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने लगे, 10 + 10 20 साल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इफेक्टिव रेट इक्वलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6%। ठीक है, इफेक्टिव रेट पूछिए आपसे 6% की। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट क्या होगी दोस्तों, 1 + 6% कंपाउंडेड मंथली, मंथली कंपाउंड किया तो ये हो गया 6/12 डिवाइड बाई 100 की पावर 1 × 12। 12 पीरियड्स हो जाएंगे दोस्तों एक साल के। ठीक है, -1 ये आपकी इफेक्टिव रेट हो गई दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं। E = 6/12 हो गया 1/2 0.5 हो गया 1 + 0.5 डिवाइड बाई 100 पावर 12 -1। इसको आप सॉल्व करेंगे 1.005 की पावर 12 कितना होता है, वो होता है 1.06167 -1 0.06167। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो आपकी रेट आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी रेट हो गई 6.167%। कौन सा आंसर नियरेस्टली मैच कर रहा है दोस्तों, ये। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए पर्सन बोरोज 5,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, 5,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। और ये किसी से उधार लेता है और दूसरे पर्सन को उधार दे देता है एट 6.25% फॉर 2 ईयर्स। इसको हम लिख सकते हैं 25.4%। ठीक है, अब इसको गेन हमको चेक करना है कि इसने ले इधर से उधार लिया, इधर से उधार दिया, तो बीच में इसने कितना कमाया पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, इसने कितना दिया, कितना पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया इसने 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4/100। 50 दूनी 100, 100 चौक 400। 400 तो 2 साल का हो गया, 1 साल का कितना हो गया दोस्तों 200। ठीक है, 1 साल में इसने 200 पे किया। इसी तरह इसको 2 साल में कितना मिला, सेकंड केस हो गया जब इसने उधार दिया 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25/4 तो 100, 25 चौके 100। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया 5,000 डिवाइडेड बाई 8। कितना होता है दोस्तों 5,000 डिवाइडेड बाई 8, 625। ये तो हो गया 2 साल का। 1 साल का कितना हो गया दोस्तों 312.5। तो 1 साल में इसने कितना कमाया, ये तो इसने पे कर दिया, ये इसको मिला था, तो इसका गेन हो गया 1 साल का 312.5 माइनस 200 दैट इज 112.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा गया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी है दोस्तों, ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ANI हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला गया 19th क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज ₹1,25,000 इफ इट्स यूजुअल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स। यूजुअल लाइफ इसकी 20 ईयर्स है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स कॉस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, डेप्रिसिएशन की रेट दे दी है। स्क्रैप वैल्यू हमसे पूछी गई है दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस्ट वैल्यू कितनी है दोस्तों 1,25,000। ठीक है, ये दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही है, बस रेट गिर रही है टाइम के साथ। ठीक है, हर साल गिरती जा रही है रेट, 1 - 10 डिवाइड बाई 100 20 ईयर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई 1,25,000। 10/100 दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया 0.1, 1 - 0.1 हो गया 0.9 की पावर 20। 0.9 का आपको वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। आप
आपको एक हिंट दिया हुआ है, इसको आप केवल एक वैल्यू में समझिए, इसको आप समझिए आपको एक हिंट दिया हुआ है कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। देखो हम यहाँ पहुँच गए, हम सही जा रहे हैं। 0.9 की पावर 20 हो गई दोस्तों, 0.12158। 125,000 मल्टीप्लाई बाई 0.12158 को मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, आपको क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 15197.5। तो दोस्तों इसका नियरेस्ट आंसर आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए पर्सन इन्वेस्ट ₹5,000 इन ए 3 ईयर इन्वेस्टमेंट, ये 3 साल का इन्वेस्टमेंट स्कीम है, 3 साल का प्लान है कोई, या 3 साल के लिए कहीं पे पैसे जमा कराने हैं, तो उसमें एक आदमी ने 5,000 रुपये डाल दिए और 12% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों मेरे पास 5,000 रुपये थे, मैंने किसी कंपनी को या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को दे दिए 3 साल के लिए, 12% पर एनम पर, मुझे कितने मिलेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू हो गई 5,000, 1 प्लस 12/100, ठीक। मतलब कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों, एन्युटी नहीं है ये, ठीक है। ये हो गया 1.12/3। इसको आप सॉल्व कीजिए दोस्तों कैलकुलेटर से आपके, तो ये आएगा 1. ये आएगा समथिंग 1.404। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7024.64, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन है। ए कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ए मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ ₹4,000, या तो कंपनी एक बार में पूरा पेमेंट कर दे ₹4,000 का, और बाई लीजिंग इट फॉर 4 years एट एन एनुअल रेट ऑफ 1250, या फिर इसको एनुअली 1250 रुपीज़ दे 4 साल के लिए, ठीक है, फॉर 4 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा है दोस्तों? विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रिफरेबल इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। आज की तारीख में हमें देंगे तो 4,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अगर हम 1250 पर ईयर देते हैं और 14% इंटरेस्ट है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? मतलब अगर हम प्रेजेंट में कैलकुलेट करते हैं हम कितना दे रहे हैं, और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। और प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी दोस्तों? एन्युटी मल्टीप्लाई बाई PNI, ठीक है दोस्तों। PNI है वो हमको दिया हुआ है, एन यहाँ पे 4 years है, आई है 14%। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ए कितना है? एन्युटी 1250 मल्टीप्लाई बाय 2.9137। देखो दोस्तों हम सही जा रहे हैं, तभी तो ये हिंट हमारे काम आ गया। और इसको मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों कितना आया? 3642.125, जो कि दोस्तों लेस देन है 4,000 से, मतलब लीज पर लेना प्रिफरेबल है, ठीक है दोस्तों। आप इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हिंट नहीं दिया हो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप फॉर्मूला लगाइए, आपका जो फॉर्मूला है, बट हमको डायरेक्ट वैल्यू दी है तो यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अनिल बॉट ए मोटरसाइकिल कॉस्टिंग ₹1,50,000 बाई मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 एंड अग्रिंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट। मतलब इक्वल एनुअल पेमेंट, इट इज़ लाइक एन्युटी 5 साल के लिए। हाउ मच वुड बी इच पेमेंट? हमसे पूछ रहा है कि एन्युटी की वैल्यू क्या होगी, हर साल जो हम पे करने वाले हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर इसको हम EMI भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, तो हर साल इसकी जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितनी आएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है दोस्तों। हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू A इंटू PNI, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू हमको पता है 1 लाख रुपया है। 1 लाख का हम लोन ले रहे हैं दोस्तों, 1,50,000 था, उसमें से 50,000 तो पे कर दिया, बचा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख पहले लेना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है 1 लाख है। एन्युटी हमको कैलकुलेट करना है। PNI हमको दिया हुआ है, P फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, वो हमको दिया हुआ है। तो सिंपल है दोस्तों, कैलकुलेट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू हो गया 1 लाख डिवाइडेड में PNI हो गया 3.7908 एंड दैट इज 26,379.66। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
तो ये हो गया हमारा आंसर 2637.66। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, हिंट दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। 23rd, शोभा बोरोज ₹50 lakhs टू बाई हाउस। दोस्तों 50 lakhs रुपीज़ का घर खरीदा है और 50 lakhs बोरो किए हैं। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रही है 20 ईयर्स के लिए, 10% इंटरेस्ट रेट है। व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस जैसा ही। हमको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है, मतलब हमको एन्युटी की वैल्यू निकालनी है। वही दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला रहता है V=A/P NI। ये प्रेजेंट वैल्यू है, कितनी है दोस्तों? 50 लाख है। एन्युटी हमको निकालनी है और P 20 ईयर्स के लिए 0.1। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हमको मिली हुई है दोस्तों, ये रही, नीचे लिखी हुई थी, दिखी नहीं। तो दोस्तों एन्युटी की वैल्यू कितनी हो गई? 50 lakhs डिवाइडेड में 8.51356 इज इक्वल टू 587298.38। इसको आप अप्रोक्सीमेट करके 4 लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए आपका कौन सा आंसर मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच मनी इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर so to accumulate 3 lakhs at the end of 10 years if interest is compounded annually? ठीक है, अब क्लियर क्वेश्चन थोड़ा अलग है दोस्तों। अब क्या हमको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमको एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। हमको बोला है कि अगर हम कितना रुपया, कितनी एन्युटी हम इच ईयर डालें जिससे कि हमको एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ टाइम हमको 3 लाख रुपए मिल जाए, मतलब फ्यूचर वैल्यू हमको दी हुई है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है दोस्तों? एन्युटी, और जो आपका फॉर्मूला रहता है ना, कितना रहता है? 1 + i⁻n-1 अपॉन आई। अभी हमने ये फॉर्मूला भी देखा था एक क्वेश्चन में, 18th क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें हमने ये फॉर्मूला भी दिया हुआ था। तो इसको आप ANI भी बोल सकते हो, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। मैंने इसको चेक करके देखा है दोस्तों, कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगी। यहाँ पे n आपको दिया हुआ है 10 ईयर्स के लिए, i आपको दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो आप सिंपल से, आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 3 लाख रुपए, 2 3 4 5 डिवाइड में इसको डिवाइड कर दीजिए आपको ANI को, हो गया 15.9374। मेरा कहने का मतलब ये, जब दोस्तों वैल्यू दी हुई है तो फालतू कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट क्यों करें। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा इसमें। और ये एन्युटी हमारा आ गया। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा A = 18823.647, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। 647 को आप 65 लिख सकते हैं दोस्तों, 18823। अब दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे 8 के साथ 6 दिया हुआ है, तो कई बार हम गलती करके 6 भी लगा देते हैं, लेकिन आप ध्यान से एक एक डिजिट को देखिए, 18823, ठीक है ना, 1882365। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन लगाते वक्त दोस्तों, सारी वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है देखने में, 8 6 कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में हम, तो ध्यान दे के ऑप्शन टिक कीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टेक्स फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। आपको 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनसे आपको कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। कंडीशन क्या है? 7 ऑफ विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब 7 पॉइंट जो है ना वो ऐसे एक लाइन में है। तो 3 4 5 6 7। अब दोस्तों जब पॉइंट्स लाइन में होते हैं ना, तो उनसे स्ट्रेट लाइन बन सकती है, बट ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल बनने के लिए जो पॉइंट्स हैं ना वो ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हैं, ये 2 लाइन तो मिला देंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट मिलाने के लिए आपको तीसरा पॉइंट देना पड़ेगा। यहीं अगर ये 7 पॉइंट रैंडम होते तो इन 7 से भी आप ट्राइंगल बना सकते हैं। अब ये 7 आपस में ट्राइंगल नहीं बना सकते, ये जो रैंडम पॉइंट्स हैं उनसे ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल कैसे बनता है। तो ये 7 पॉइंट जो है ये आपस में ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, मतलब जो होता है ना, हम 7C3 नहीं कर पाएंगे। 12 पॉइंट्स हैं आपके पास,
12 में से आपको 3 चूज करने हैं, कोई भी 3 को चूज कीजिए तो आपका ट्राइंगल बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 12C3 से आपके ट्राइंगल्स बन जाएंगे। लेकिन ये जो 7C3 है ये आपस में ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, तो -7C3 ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। 12C3 जो होता है वो होता है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9। तो सॉल्व करेंगे आप, फैक्टोरियल खोलेंगे 12 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, 9 कट गया, इंटू 11 भी आएगा, जो हो गया 220। ठीक है दोस्तों, और जो 7C3 होता है, 7C3 होता है फैक्टोरियल 7, तो उसको खोल सकते हैं हम 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन में हो गया फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 चला गया, फैक्टोरियल 3 से 6 चला गया, 7 5 35, ये हो गया 220 माइनस 35 इज इक्वल टू 185। एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। टोटल कितने ट्राइंगल्स बन सकते थे 12C3, 12 में से कोई भी 3 को उठाओ, ट्राइंगल बन गए। कितने नहीं बन पाएंगे, तो 7 स्ट्रेट लाइन में ये तीनों आपस में ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, तो 7C3 नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक दूसरा तरीका भी आपको सिखा देता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं है तो कैसे करना है। दोस्तों यहाँ हमारा उद्देश्य केवल सॉल्व करना ही नहीं है, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखना भी है। केवल सॉल्व करना होता तो आधे घंटे में सॉल्व कर देते पूरा, बट नए नए कॉन्सेप्ट को सीखना है, इसलिए टाइम भी लगेगा। तो दोस्तों नया कॉन्सेप्ट कैसा है, ये आपके पास 12 पॉइंट्स हैं, जिनमें से 7 तो स्ट्रेट लाइन में है, बट 5 स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो वो 5 तो आपस में बनाएंगे 5C3। ठीक है, प्लस इन 7 में से 3 तो हम नहीं चुन सकते हैं, बट 2 चुन सकते हैं। 2 तो हम कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे कंबाइन कर लिए, ऐसे कंबाइन कर लिए। ठीक है, तो 7C2 तो ले लिया, और जो बचा हुआ है ट्राइंगल बनाने के लिए वो हम 5 में से ले सकते हैं, 5C1, मतलब 2 इसमें से चुन लिए और तीसरा वाला है 5 में से 1 चुन लिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बन गया ट्राइंगल। ठीक है, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। तीसरा केस हो सकता है कि 7 में से तो 1 ही ले लें, बाकी 5 में से 2 ले लें। ठीक है ना दोस्तों, ये 3 केस बन सकते हैं। या तो 5 में से कोई भी 3 ले लिए, 7 में से 2 ले लिया, 5 में से 1 ले लिया, या फिर 7 में से 1 ले लिया, 5 में से 2 ले लिए। अब आपको ऐड क्यों किया है, ये केस कैसे बनाते हैं, ये सब आपको सीखना है, तो आप मेरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो वीडियो है दोस्तों, 1 शॉट वीडियो बनाया है, सिंगल वीडियो है, उसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, और केस कैसे बनाते हैं वो भी आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो 5C3 जो होता है दोस्तों, वो 5C3 आपको होता है 10। 7C2 जो आपका दोस्तों होता है, 7C2 आपको हो गया फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 6, ये हो गया आपका 21। ठीक है, तो 7C2 आपका हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय 5C1 हो गया 5, प्लस 7C1 हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 5C2, 5C2 हो गया आपका 10। तो दोस्तों आपका हो गया 10 प्लस 105 प्लस 70, 185। देख लीजिए दोस्तों, आपका आंसर यहाँ से भी आ गया है। तो ये दूसरा मेथड है दोस्तों, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक एग्जामिनेशन है, उसमें 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्वेश्चन को पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है। पार्ट ए है जो दोस्तों 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है। अब एक कैंडिडेट है, उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन टोटल उसको अटेम्प्ट करने हैं। बस कंडीशन क्या है कि हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए। कम से कम 3 है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, बट कम से कम 3 एक पार्ट से होने चाहिए। तो कितने तरीके हैं उससे आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कितने तरीके हैं, तो हम ये बना लेते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है दोस्तों, कम से कम 3 तो करना है, तो पार्ट ए से हमने 3 ले लिए। ठीक है, तो पार्ट बी से हम कितने ले सकते हैं, 5 है वहाँ पर। हाँ दोस्तों 5 है वहाँ पर, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे केस में पार्ट ए से हमने 4 ले लिए, तो दूसरे से भी 4 ले लेंगे, 8 टोटल होने चाहिए ना दोस्तों। तो तीसरे केस में हमने यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए। अगला केस नहीं बन सकता दोस्तों, 5 के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ 6 हो गए तो यहाँ 2 हो जाएंगे, और 2 इसलिए नहीं हो सकते दोस्तों क्योंकि हमें कम से कम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। तो बस 3 केस बनेंगे। इन तीनों केस को ऐड करना है दोस्तों। कैसे ऐड करना है, ए से 3 लिए, ए में 7 है तो 7 से 3 ले लिए, और बी से 5 ले लिए, प्लस 4 ले लिए, 7C4 5C4। तीसरा केस हो गया
7C5 और 5C3। ये दोस्तों 3 केस बन गए। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 35। ये दोस्तों 5C5 है, ठीक है। 35 प्लस 175 प्लस 210, ये आ गया 420, 420 हो गया दोस्तों ये तो, ठीक है। चलिए, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस हमने हमारी वीडियो में करवाए हुए हैं। आप जरूर देखिए एक बार हमारे वीडियो को, आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे डाउट क्लियर देंगे। और अच्छा खासा दोस्तों कवर किया हुआ, अच्छा खासा पार्ट इसमें आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो आप जरूर उस वीडियो को एक बार देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड फेलियर कैन बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजिशंस। दोस्तों ये देखिए कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है, एफ, एल और आर, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजिशन है दोस्तों, ठीक है। अब बोला है कि कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजिशन। ऑड पोजिशन कौन सी हो गई, ये और ये। तो आपका 4 पोजिशन है और 3 वर्ड्स हैं, तो ये हो गया आपका 4C3 फैक्टोरियल 3। 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया आपने और उस पर 3 को अरेंज कर दिया। इसको आप 4P3 भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आपका क्या बचा, आपके 4 ये बच गए वोवल्स, 1 2 3 और 4। 4 वोवल्स हैं, 4 जगह बची हैं, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 कट गया। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24, ये भी 24 24 24 576 तरीके हो गए दोस्तों, ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और थोड़ा बहुत याद रखिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, तो अब 28th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। कॉम्बिनेशंस बनाने दोस्तों, कॉम्बिनेशंस ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज टेकन 4 टुगेदर। इनमें से आपको 4 सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं इनमें से आपको। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है ना कि 4 अपन डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एल और ई रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये कैसे, COLL EE और G, ये लेटर इस तरीके से हैं। 4 लेने हैं इनमें से, लेकिन केस बनाने पड़ेंगे दोस्तों, डायरेक्टली 4 नहीं ले सकते। पहला केस कैसा बनेगा, चारों सेम नहीं हो सकते, 2 सेम हो सकते हैं। 2 पेयर, मतलब 2 के पेयर लेने हैं। 2 पेयर आप ले सकते हैं, एक तो ये ले ले, एक ये ले ले। 2 हैं, दोनों को उठा लें, 2C2 एक तरीका है दोस्तों, एक ही तरीका है ना, इसको भी ले लिया इसको भी ले लिया, बस और कोई तरीका नहीं है। दूसरा हो गया दोस्तों, एक तो पेयर हो गया, तो बचे हुए 2 डिस्टिंक्ट हो गए। एक तो पेयर है, 2 पेयर है, दोनों में से एक उठाना है, 2C1। 2 तरीके हैं, या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो, मल्टीप्लाई बाई। अब मान लीजिए इसको उठा लिया, तो अब क्या क्या बचा, 1 2 3 और 4। इन 4 में से आपको 2 नंबर लेने हैं। कितना हो गया, 2C1 2 और 4C2 6, हो गए आपके 12 तरीके। तीसरा हो गया दोस्तों, तीसरा केस क्या हो गया, तीसरा केस ये हो गया कि चारों डिस्टिंक्ट हो, ऑल डिस्टिंक्ट। तो ऑल डिस्टिंक्ट होने के लिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, 4 चुन लो उनमें से 5। 18 तरीके हो गए दोस्तों। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने हमारे पीएनसी की वीडियो में करवाए, आप जरूर देखिए उस लेक्चर वीडियो को एक बार। तो 29 बोलता है दोस्तों, आपके 2 सेट दिए हुए ए और बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। दोस्तों कार्डिनल नंबर मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे कितने केस बनेंगे, ए क्रॉस बी करने पे कितने केस बनेंगे, 5 हैं 4 हैं 5 क्रॉस 4 20 बनेंगे दोस्तों, ये हो गया ऐसा कार्डिनल नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए। तो कोई भी सेट है उसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर n, 1 2 3 4 5 6 7 8 टू द पावर 8 56,
ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सेट्स आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, उसको जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आपको पूछा है F2 मतलब एक्स के 2 रख दीजिए, तो रखते हैं दोस्तों 2 टू द पावर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये हो गया दोस्तों 0 अपॉन 0। दोस्तों 0 अपॉन 0 को अनिधार्य रूप बोलते हैं, या इसको आप अनडिफाइंड बोल सकते हैं। अनडिफाइंड है दोस्तों, यह आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कैसे करें इसको? सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। पहला आपका तरीका है, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए। इसी जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, नीचे आपके एक्स माइनस 2 है, कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2 4। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। जहां तक पॉसिबल हो सके दोस्तों ऐसे करने की कोशिश कीजिए, आपको फैक्टराइज अगर हो जा रहा है तो। अगर नहीं हो पाता है तो एक तरीका है दोस्तों, जब भी आपको इनडिफाइंड अनडिफाइंड मिले, मतलब 0/0 या इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट या इन्फिनिट मल्टीप्लाई बाई 0, इस तरह के आपको मिले, और भी है दोस्तों इस तरह के अगर आपको केस मिलते हैं तो आप फैक्टराइज करके कोशिश कीजिए। अगर फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो आप कीजिए ऊपर वाले को और नीचे वाले को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो। डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको आप विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, 4 हो जाएगा 0, x हो जाएगा 1, 2 भी हो जाएगा 0, ये हो गया 2x। x के 2 रखेंगे, आंसर आ गया 4। ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए फैक्टराइज कर लें तो आपको डिफरेंशिएशन की हेडेक नहीं पालनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सम निकालना है एन टर्म्स का। दोस्तों एक ये रिपीटेड सा एक टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा आपकी बुक में भी, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। एक रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, इसका एक फिक्स मेथड है। इसका मेथड कैसे है दोस्तों आपको बताता हूँ। आपको एस एन निकालना है 7 + 77 + 777 एन टर्म्स। अब क्या कीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 + 11 + 111, अब आप अंदर 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। बस अंदर मल्टीप्लाई करना तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तभी तो सेम रहेगा फंक्शन। क्योंकि 9 + 99 + 999 + tn, tn लिख सकते हैं ना nth टर्म को। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7/9 हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, पहली टर्म हो गई आपकी। ये हो गया 10 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 10 क्यूब माइनस 1, ऐसा आपका tn हो गया 10 की पावर n - 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए आपके पास ये 10 वालों को एक साथ ले लो और 1 वालों को एक साथ ले लो, तो ये हो गया आपका 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, ये हो गया 10 की पावर n। दूसरा माइनस में आप कैसे हो गया 1 + 1 + 1 + n टाइम्स। ठीक है दोस्तों, ये तो एक जीपी है, तो आप जीपी का तो आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला सम निकालना है। a इंटू आर कितना है दोस्तों, 10 है, इसका आप आर देख लीजिए, 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10, 10 आ गया आर टू द पावर n - 1 डिवाइड में 10 - 1 जो कि r - 1 माइनस दोस्तों, एक को आप n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो एक टर्म तो हो गई हमारी 7 डिवाइडेड बाई 9n। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 9n, ये और ये माइनस में है। दूसरा क्या है दोस्तों, ये 10 - 1 जो 9 है, तो 9 9 जो 81। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया आपका 7 डिवाइडेड बाई 81। इस 10 को आप अंदर ले जाइए, अंदर ले गए तो हो गया 10 की पावर n + 1 - 10 -7
डिवाइडेड बाई 9n। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, देख लीजिए यही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया दोस्तों, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज दिस और कॉमन डिफरेंस D इज दिस। तो आपको T3 पूछा है। अब देखिए आपको दिया हुआ है SN, ठीक है, SN दिया हुआ है, तो आपको T3 निकालना है। ठीक है, तो अगर आपकी फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म होगी A प्लस डी और थर्ड टर्म क्या होगी A प्लस 2D। तो अब A निकाल लीजिए, D दिया हुआ है। A क्या होता है दोस्तों, अगर n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो A आ जाएगा आपका। S1 हो गया 3 माइनस 1 2, तो A प्लस 3D कितना हो गया, T3 हो गया। A कितना है आपका 2 प्लस 6 दूनी 12 14। ठीक है दोस्तों, T3 आ गया आपका 14। एक तरीका और है दोस्तों जहां पर हम D को यूज भी नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल में बताता हूं। ठीक है, समझिएगा। आपको दिया हुआ है S3 क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 और S2 सम है दोस्तों, सम दो टर्म्स का सम, T1 प्लस T2 माइनस कर दीजिए दोस्तों T3, T2 से T2 कैंसिल, S3 माइनस S2 इजिकल T3। ठीक है, तो इसमें अगर आप Sn में पहले n बराबर 3 रखिए, n बराबर 3 रखा तो S3 आ गया, कितना आया 3 3 9 9 3 27, 27 में से 3 गया तो 24। और S2 n बराबर 2 रखिए तो 2 दूनी 4 3 12 में से 2 गया तो 10। S3 माइनस S2 अगर आप करेंगे तो T3 आ जाएगा आपके पास 14। ये भी एक तरीका है। अब देख लीजिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आप पर है। ठीक है दोस्तों, ये दो तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है कि 3 और 18 के बीच में आपको 4 अरिथमेटिक मीन्स डालने हैं। ठीक है, 3 और 18, पहला टर्म 3 है, लास्ट टर्म 18 है। ठीक है, तो 3 से बढ़ते बढ़ते 18 पे जाना है। तो 3 से ये तो घट रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं 6 9 12 15, 3 में 3 जोड़ा 6, 3 3 3, ये हो सकते हैं। ये फिर 9 फिर 6, ये भी नहीं हो सकता, 15 बार ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, यही होगा आंसर। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर आपको कैलकुलेट ही करना है कि नहीं हम तो कैलकुलेट ही करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो आपके पास A दिया हुआ है 3, 4 आ जाएंगे बीच में, 1 2 3 4, 1 और 4 5, तो ये 6 टर्म हो गया। तो आपके पास T6 दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ठीक है, A कितना है 3, 18 में से 3 गया 15, तो आपका हो गया 5D इज इक्वल टू 15, D इज इक्वल टू 3। ठीक है, D इज इक्वल टू 3 आ गया। अब पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 3 और 3 6, 3 9 3 12 15 18। ठीक है, ये 6 9 12 15 कैलकुलेट कर लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, समीशन एन स्क्वायर। समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 36, आपको A दिया हुआ है एक सेट, B दिया हुआ है एक सेट और C एक सेट दिया हुआ है। आपको पूछा गया है कि A माइनस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय B। तो पहले A में से C को निकाल दो। ठीक है, ये A है आपका, इसमें से C निकाल दो 1 3 और 5। अब जो बचा क्या बचा, 2 और 4, और B में भी 2 और 4 है, कितना होगा 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4, कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 4 4। ये हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर के एंड एफ डैश 1 इज इक्वल टू 10। एफ डैश क्या होता है दोस्तों, एफ डैश इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो एफ डैश एक्स होता है, सेकंड डिफरेंशिएशन होता है एफ डबल डैश एक्स होता है। ठीक है, तो हमको फर्स्ट डिफरेंशिएशन दिया है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर है डी ऑफ एक्स टू दी पावर के अपॉन डी ऑफ एक्स। तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रख लेना, वो होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। यहाँ एन की जगह के है तो के इंटू एक्स टू दी पावर के माइनस 1। ठीक है दोस्तों,
k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1। तो अब हमको दिया हुआ है कि f डैश 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये जो आपका f डैश x है, इसमें आप x की जगह 1 रख दीजिए। तो f डैश 1 हो गया हमारा k 1 की पावर k माइनस 1, 1 की पावर k माइनस 1 1 ही होगा, ये है 10 के इक्वल, तो k इज इक्वल टू हो गया 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2t प्लस 5, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है दोस्तों। x इज इक्वल टू 2t प्लस 5 तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t का फंक्शन है ना। dx बाई डी टी हो गया 2t का हो गया 2, 5 का हो गया 0। नेक्स्ट y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, इसको भी डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू t। ये हो गया टी स्क्वायर का हो गया 2t, 2 का हो गया 0। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी डॉट dt बाई डी एक्स। dy बाई डी टी कितना है 2t, और dx बाई डी टी कितना है 2, तो इसको रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया t। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 39 देखते हैं। 39 में आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है दोस्तों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आंसर में प्लस कांस्टेंट तो आएगा ही, ठीक है। अब आपको क्या दिया है 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। दोस्तों देखने में आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। क्या होता है दोस्तों, आप एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिया हो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये डी एक्स है। फॉर्मेट में अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो तो आंसर होता है log एफ एक्स प्लस सी। सिंपल है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या ऐसा है, आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हो। नीचे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है दोस्तों एफ एक्स, वो है x इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स हो गया 1, 2x प्लस 1। क्या ऊपर यही दिया हुआ है दोस्तों, क्या ये इसी फॉर्मेट में है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया इसका log एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये वाला मेरे को लग रहा है मैच कर गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 40th क्वेश्चन। दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन है। 40 और 39 में डिफरेंस इतना ही, कांस्टेंट नहीं आएगा। जो भी हमारा इंटीग्रेशन आएगा उसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे और आंसर लाएंगे। तो पहले तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब लगानी है लिमिट 0 से 2, ठीक है, लगा दो। एक्स की जगह 2 रखो एक बार, तो हो गया 2 की पावर 6 अपॉन 6 माइनस एक्स की 0 रखो एक बार, 0 की पावर 6 अपॉन 6, तो ये तो 0 हो गया। आंसर हो गया आपका 2 की पावर 6 अपॉन 6। 2 की पावर 6 कितना होता है दोस्तों, 64/6, 32/3 हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन आ रहे हैं, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन आ रहे हैं। सीख लो अगर सीख सकते हो तो दोस्तों। सिंपल फॉर्मूला वाला एक्स की पावर 5 का क्या होता है, एक्स की पावर जो पावर है उसको ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 जो है वो एकदम 41 क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पूछ रहा है मिसिंग टर्म 27 है, 32 है, फिर 30 है। यहाँ से यहाँ गया 5 ऐड किया, यहाँ से यहाँ गया 2 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, ओहो ओहो 5 ऐड किया 2 माइनस किया, सॉरी फिर 5 ऐड किया, फिर 2 माइनस किया, अब फिर 5 ऐड करेगा ना दोस्तों। सीक्वेंस को फॉलो करेगा, सीक्वेंस चल रहा है +5 - 2 +5 - 2 +5 - 2, ठीक है ठीक है। एक तरीके से और देख सकते हैं दोस्तों, 3 ऐड किया है, 3 ऐड किया है, ठीक है। ऐसे ही 32 में 3 ऐड किया है तो 35 में भी 3 ऐड हो जाएगा। लेकिन इस सीक्वेंस के क्या कुछ ज़्यादा हमको रिलेशन नहीं दिख रहे हैं। ये सीक्वेंस कैसे दिख रहा है +5 - 2 +5 - 2 +5,
+5 आप जब करेंगे तो 33 और 5 क्या हो गया 38। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया। अब दोस्तों अगला दिया AZY EXWIVU, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, UVWXYZ। तो UV से पहले क्या आता है ST, ठीक है, एक टर्म हो रहा है जो पता नहीं है, लेकिन ST तो वो कहाँ आ रहा है दोस्तों, ST, ये वाला ST चलेगा, लेकिन क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे है, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर हम पूरा सॉल्व करें तो उसके लिए A है, E है, I है, ये पहली टर्म है, 5वीं टर्म है, ये 9th टर्म है, 4 ऐड कर दिया, अगले में क्या आएगा 13th टर्म आएगी। 13th टर्म क्या होती है दोस्तों, ABCDEFGHIJKLMN M 13 हो गया दोस्तों, यही हो गया आंसर। तो ठीक है, तो 13 टर्म अब क्योंकि M, यहाँ से आपने ST निकाल लिया तो गया MTS। ठीक है, चलिए अब 43rd क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। 22 से गए 15, 33 से गए 15, 52 से गए 15, 67 से 15 नहीं होता है दोस्तों, रॉन्ग टर्म। अब दोस्तों बोल रहा है 20 को लिखा है ऐसे, 11 को लिखा है ऐसे, तो 12 को कैसे लिखेगा, फटाफट से देखते हैं। टी को यहाँ पे लिखा है 8 नंबर दिया है, तो यहाँ भी टी को 8 नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब 3 ऑप्शन है, लास्ट वाला देख लो दोस्तों, 320 है, तो लास्ट में क्या है, ई है, तो ई को क्या दिया है दोस्तों 3 नंबर, ये हो गया आंसर। पूरा भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों करना चाहो तो, मैं नहीं करूँगा, टाइम के लोग आना फालतू। लॉस को लिखा है 1357, गेन को लिखा है 2468, तो इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो पहला देख लेते हैं, ये 8 है, इसको n लिखा है, तो 8 को n लिखा है, तो ये तो बाहर हो गए। और लास्ट में i और a है। ठीक है, हमारा है 6, ये रहा 6 को लिखा है i, ठीक है ना, ये हमारा 6 है, इसको लिखा है i, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बी को 2 बोला है, बी को 2 क्यों बोला है, क्योंकि बी दूसरे नंबर पे आता है, ABCD ये दूसरा नंबर है ना, तो बी को इसने बोला 2, ए को क्या बोलेगा, ए को बोलेगा 1, और जी को क्या बोलेगा फिर, जी को क्या बोलेगा ABCDEFG, ABCDEFG, जी कितना हो गया दोस्तों, जी हो गया हमारा 7। ठीक है, तो बैग, बैग को इसने बोला 10, कैसे बोला, 2, 1 और 7, तीनों को ऐड कर दिया, 10 आ गया। अब हमको पूछा है बॉक्स, तो बॉक्स निकालने के लिए ये तो हो गया 2 नंबर, ओ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ओ आता है 15 नंबर पे, और एक्स आता है 24 नंबर पे, तीनों को ऐड कितना हो गया 24 और 5 29, 10 39 और 2 41, 41। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल है। ए मैन स्टैंड्स ऑन ए पॉइंट, ये आदमी एक पॉइंट पर खड़ा है, यहाँ खड़ा है, अभी बोल रहा है ये स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, तो किस डायरेक्शन जा रहा है, नॉर्थ के इधर क्या होता है दोस्तों, वेस्ट। अगला, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, 2 फ्रेंड्स, बिफोर सनसेट इवनिंग मतलब है ना, इवनिंग, 2 फ्रेंड्स रवि और राज एक दूसरे से बातें कर रहे थे, है ना, ऐसे एक दूसरे की तरफ फेस करके, ये हो गया रवि, हो गया राज, तो फेस टू फेस बात कर रहे थे। रवि की शेडो जो है एग्जैक्टली उसके लेफ्ट में जा रही है, रवि शेडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड, विच डायरेक्शन वाज राज फेसिंग, मतलब देखो शेडो किस तरफ जाती है, सन के अपोजिट साइड में, यहाँ से या ऊपर से ना, ऊपर से सन देख रहा है और यहाँ इसकी शेडो बन रही है नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो रवि के ऊपर, ऊपर की तरफ वेस्ट है, इवनिंग है ना,
इवनिंग में सन डूबता है वेस्ट साइड में होता है, और रवि के पीछे की तरफ जहाँ उसकी शेडो बन रही है लेफ्ट साइड में, वहाँ उसकी शेडो बन रही है, तो वो ईस्ट हो गया। अब आप ऐसे देखो, ये रवि है, यहाँ सन है वेस्ट में, और यहाँ इसकी शेडो बन रही है ईस्ट में, ठीक है। इसके सामने बैठा है अपना राज, तो राज किस डायरेक्शन में हो गया, साउथ में, मतलब ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। विच डायरेक्शन वाज राज फेसिंग, राज नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है ना, समझिए ना आप। ये अपना रवि है जो उस तरफ देख रहा है सामने की तरफ, और यहाँ पे इसकी शेडो बन रही है ईस्ट में। शेडो ईस्ट में बनेगी क्योंकि सन वेस्ट में है अभी, तो इसके पीछे की तरफ क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा। पहले तो साउथ वेस्ट है किधर भाई, ये है साउथ, ये वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ है, तो आपने नॉर्थ को घुमा के साउथ वेस्ट पे लिया है। अब ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सा था, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। भाई इसको साउथ वेस्ट को तुमने नॉर्थ बना दिया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये क्या रहेगा, साउथ बन जाएगा ना, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, ठीक है ना। ये साउथ इधर घूम के चला जाएगा, ये इधर आ गया, तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, इसलिए साउथ आएगा इधर। दूसरा तरीका, ये नॉर्थ को आपने 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री घुमा दिया, तो घूमेगी तो चारों दिशाएं घूमेगी, केवल अकेला नॉर्थ नहीं घूमेगा। तो जब ये इधर आ गया तो साउथ भी जाएगा ना, 90 प्लस 45 डिग्री, तो इधर आ गया। ये एक तरीका ये भी है। अब चलते हैं दोस्तों 50वां क्वेश्चन। ये बोलता है कि 6 बच्चे ABCDEF आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ फेस करके बैठे हैं 6 के 6 बच्चे, ठीक है। अब बोल रहे बी जो है ना वो F और D के बीच में है, F और D के बीच में है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केस है। दूसरा बोलता है कि जो E है वो A और C के बीच में है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि A जो है वो F और D के नेक्स्ट नहीं आता है, नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F और D, मतलब F A भी नहीं बनता है और D A भी नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं बैठेंगे। और C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू D, मतलब C जो है वो D के नेक्स्ट भी नहीं आता है, मतलब D C भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि F किस किस के बीच में है, ठीक है। अभी AEC लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, AEC लिखा हुआ है, तो A के पहले F नहीं आ सकता, A के पहले D नहीं आ सकता, ठीक है, F और D दोनों नहीं आ सकते। और ये जो C है, C के पहले D नहीं आ सकता, तो C के पहले F तो आ सकता है, C के पहले F आ सकता है, ठीक है ना। C के पहले अगर F आ गया तो ये F मतलब ऐसा बन सकता है ना, पूरा का पूरा हो गया DBFCEA, ठीक है ना। अब पूछा है कि F किन किन के बीच में है, B और C के बीच में आ सकता है ना, B और C के बीच में आ सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। एक दूसरा क्या हो सकता है कि A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F एंड D, ये D के नेक्स्ट में A नहीं आ सकता, F के नेक्स्ट में भी नहीं आ सकता, चलो उधर से तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर से देख लेते हैं, C के बाद में F आ सकता है ना, C के बाद में F आ सकता है, F आ गया तो B भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। ऐसे बनेगा तो भी B और C के बीच में ही है ना। चलिए, तो ये दो तरीके हो सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इतने सारे हिंट दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5 बॉयज ABCDE सिटिंग इन ए रो, ये भी रो में बैठे हुए हैं। A इज इमीजिएटली राइट ऑफ B, B है उसके राइट में A है। E इज ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ B एंड ऑन द राइट ऑफ C। A इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में A है, तो D इधर हो गया। अब पूछा हुई सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट है,
सेकंड कौन है, ई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ हमने 51 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने बताए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके बताए, ट्रिक्स भी बताई है। आपको क्वेश्चंस में भी कई ट्रिक्स बताइए कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम 51 क्वेश्चन सॉल्व करिए हैं। आप इनको रिवाइज कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। आगे क्वेश्चन लेके हम फिर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।